नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 उन महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है योर पर्सनल अकाउंटेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने से पहले कुछ बेसिक मैकेनिज्म है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शंस का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है और वो प्रमोट कर रही है कि भारत के नागरिक कैशलेस ट्रांजैक्शंस का यूज ज्यादा करें। इस बदलते सिनेरियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी वर्किंग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ब्लैक मनी को पता करने के लिए सोर्सेस पर गौर करते थे कि वो कौन से सोर्सेस हैं जिससे ब्लैक मनी कमाया जा रहा है, पर अब उन्होंने वर्किंग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब वो ये कहते हैं कि आप ब्लैक मनी कमा तो लोगे और उसे छुपा भी लोगे, पर उसको खर्च जरूर करोगे। तो अब उन्होंने जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, ये जो एक्सपेंसेस हैं, उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष भारत सरकार सभी नागरिकों को ITR भरने के लिए बोलती है। इस इनकम टैक्स रिटर्न में सभी व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा देते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस पर गौर करने लगा है। अब वो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हाई वैल्यू एक्सपेंसेस करे हुए हैं तो उसकी इनकम भी उतनी ही होगी। तो इसके बीच मैकेनिज्म ये चलता है कि वे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन यानी एक्सपेंसेस पे एक रिपोर्ट संबंधित जगहों से ले लेते हैं। उसके बाद उन एक्सपेंसेस को उस व्यक्ति के ITR से कंपेयर किया जाता है। इनकम और एक्सपेंस में कोई भी तालमेल अगर नहीं है तो वो उसको नोटिस इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी 100 रुपए ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 रुपए कमाए हैं तो और आपने 1000 रुपए खर्च किए होंगे। अगर ऐसा है कि अगर आपने 1000 रुपए खर्च किए हैं, कमाए सिर्फ 100 रुपए हैं, तो जो 900 रुपए हैं आपके, वो हो सकता है कि आपकी ब्लैक मनी हो। तो इस तरीके से वो ब्लैक मनी पे शिकंजा कसने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट अब कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, वो भी कैश में, तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट दे देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये 10 लाख रुपए आपके कैश में ही होने चाहिए। इसमें डिजिटल पेमेंट यानी कि RTGS, NEFT या IMPS या इस तरीके का कोई और भी ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होता है। ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन भी इसी से ही मिलता जुलता है। इसमें हम बात करेंगे आपके करंट अकाउंट की। अगर करंट अकाउंट में आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा डिपॉजिट की हैं या विड्रॉल की हैं, वो भी कैश में, तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको रिपोर्ट कर देगा। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि इसमें RTGS, NEFT या IMPS शामिल नहीं है, या इस तरीके के मिलते जुलते कोई भी ट्रांजैक्शन न पहले वाले पॉइंट में न दूसरे वाले पॉइंट में शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ जो कैश वाले ट्रांजैक्शन है वही इंक्लूड किए जाएंगे। कैश में आपको सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए नहीं जमा कराने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या इतना ही जमा कराते हैं तो आपका बैंक आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड है। अगर आप किसी बैंक से फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का, तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट दे देगा। यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं होता कि यह FD कैश में बनी है या किसी और माध्यम से बनवाई गई है। अगर FD का अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट दे देगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड।
अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आपका 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है और आपने उसका पेमेंट करा है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट दे देगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि साल भर में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन तो बहुत ही कम है। तो हम आपको बता दें, यह क्रेडिट कार्ड का अमाउंट सिर्फ कैश में पेमेंट करने वालों के लिए है। अगर आप किसी और माध्यम से पेमेंट करते हैं तो यह 1 लाख रुपए की रकम 10 लाख रुपए में बदल जाती है। मतलब अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन, किसी और मीडियम से पेमेंट करते हैं तो 10 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन, उससे ज्यादा क्रॉस करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट दे देगी। अगला ट्रांजेक्शन डिमांड ड्राफ्ट को लेकर है। अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो आपका बैंक आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। यहाँ पर डीडी का पेमेंट सिर्फ कैश से ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, वो भी 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, तो आपका ब्रोकर फर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल दे देगा। यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं है कि आपने ये शेयर कैश में खरीदे हैं या किसी और फॉर्म में खरीदे हैं। यहाँ पर बात सिर्फ 10 लाख रुपए की है। अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर में, तो ब्रोकर फर्म आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। अगर बात हुई इन्वेस्टमेंट इन शेयर की और म्यूचुअल फंड का नाम ना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी चलेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इन म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो ब्रोकर फर्म इस बात की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। जैसा कि पहले हमने आपको बताया, यहाँ पर पेमेंट चाहे आपने कैश में किया हो या किसी और डिजिटल फॉर्म में किया हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक ट्रांजेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में और 10 लाख रुपए का, चाहे आपने कैश में लिया हो या किसी और फॉर्म में। अगला पॉइंट फॉरेन करेंसी परचेज को लेकर है। अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज की है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। यहाँ पर बेसिक कंट्रोल फॉरेन करेंसी परचेज को लेकर है, चाहे वो कैश में हो या किसी और फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है, वो भी मोर देन 30 लाख रुपीस की, तो आपका रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल दे देगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख रुपए उससे ज्यादा की होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अपनी रजिस्ट्री वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। मान लीजिए अगर आपने 28 लाख की कोई प्रॉपर्टी 40 लाख में परचेज की है, तो आपका रजिस्ट्रार इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा। यहाँ पर बेसिक वैल्यू यानी कि रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख रुपीस होनी चाहिए। एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 30 लाख की वैल्यू का कोई प्लॉट आपने 21 लाख में परचेज किया है, तो भी रजिस्ट्रार आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हर एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं मोर देन 2 लाख की और उसका पेमेंट करते हैं कैश में, तो संबंधित डीलर उस बात की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कार खरीदते हैं और उसकी वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपीस की है और आप पेमेंट करते हैं इसका कैश में, तो वो डीलर आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। इस बात को एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली गोल्ड भी बहुत परचेज करते हैं। अगर आपने गोल्ड का परचेज किया है मोर देन 2 लाख और उसका पेमेंट किया है आपने कैश में, तो वो जेलर आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डिपार्टमेंट आपके किए हुए एक्सपेंसेस पर नजर रखता है। इस पॉइंट का बेसिक मतलब सिर्फ यही है, अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में पेमेंट करा हुआ है, तो डिपार्टमेंट आपको उसकी पूछताछ के लिए बुला सकता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, डिपार्टमेंट आपके कैश में किए हुए ट्रांजेक्शन पर नजर रख रहा है। इस पॉइंट के पीछे सिर्फ एक यही बेसिक मकसद है कि कहीं आप कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास ब्लैक मनी हो और आप उसका यूज कैश में परचेज करने के लिए कर रहे हो। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न को और आपके एक्सपेंसेस को कंपेयर कर लेता है। ये सभी वही ट्रांजेक्शन थे जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खास तौर से नजर रहती है। अगर आपने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
आपकी इनकम और आपके किए एक्सपेंसेस का कंपैरिजन कर ले। अगर कहीं डेफिशिएंसी मिलती है तो वो आपको नोटिस देकर बुला भी सकता है। हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पस टैक्स चोरी को बढ़ावा देना नहीं है, यह सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। हम तो आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि आप जितना भी कमाएं उसका बराबर से टैक्स पेमेंट करें और इकोनॉमी में अपना योगदान दें। यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, टैक्स चोरी का प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।